हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओनली सिविल्स गुरु में आपका देखो एक बार फिर से स्वागत है। तो हम गाइस PT 365 जो विजन IAS का है उसको कवर करने जा रहे हैं। ये अपडेटेड वर्जन है जो इस समय आया हुआ है। तो PT 365 जो है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड अदर एग्जाम्स। ठीक है इस तो ये गवर्नमेंट स्कीम्स जो है न्यूज़ में रही हैं रिसेंटली, उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट हैं, वैसे तो दोस्तों आप सब पढ़ ही लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम वही स्कीम्स का वही सिनेरियो बताएंगे जो काफ़ी एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये मई 2020 से 2021 तक की सारी स्कीम्स को हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये 1 ईयर का है, करीब 1 ईयर की स्कीम्स हैं जिन्हें हम ये कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। PT 365 का है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड जो फार्मर्स वेलफेयर है उसकी कुछ स्कीम्स हैं दोस्तों, जिन्हें हम आज कवर करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, को जैसे ये आयुष्मान सहकार स्कीम है, फर्स्ट वन। सेकंड है अदर रिसेंटली लॉन्च इनिशिएटिव्स हैं या अदर स्कीम्स इन न्यूज। ये स्कीम्स वैसे आप सब पढ़ लेते हैं जो भी आते हैं एग्जाम्स में, सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को, लेकिन हम वही डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है गाइस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बट एक बार हमारा कहना यही है दोस्तों, लाइक प्लीज़, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए, इतना तो बनता है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो न्यूली लॉन्च स्कीम है दोस्तों, आयुष्मान सहकार स्कीम। तो हम आयुष्मान सहकार स्कीम्स को एक्सप्लेन करेंगे विद डिटेल के साथ। देखो, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि इट असिस्ट प्रोविजन ऑफ एफोर्डेबल एंड होलिस्टिक हेल्थ केयर, या जो थ्रू हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर या एजुकेशन फैसिलिटीज बाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये क्या करेंगे, ये ऐसा प्रोविज़न है जो अफोर्डेबल हो सकता है किसके लिए, जो हेल्थ केयर लाइक वो हॉस्पिटल के थ्रू हो सकता है या हेल्थ केयर या एजुकेशन फैसिलिटीज़ के थ्रू हो सकता है। और दूसरी बात दोस्तों, आयुष्मान जो फैसिलिटीज़ है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा दी जाती है, उसको भी ये क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे या असिस्ट करेंगे। उसके बाद ये करेंगे टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जो आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसीज है उसको भी ये क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। ठीक है, एंड ये क्या करेंगे, ये पार्टिसिपेशन देंगे किसमें, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में। ये उसको भी असिस्ट करेंगे, उसको भी सपोर्ट करेंगे, किसको, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को। ठीक है, एंड इट असिस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, लाइक जैसे जो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो आपको हेल्थ प्रोवाइड कराते हैं या आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, ये भी इसमें इंक्लूड है। ये जो कुछ ऐसे पार्ट हैं इनको देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में जब क्वेश्चन वो पुटअप करेंगे तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि इज इट इंक्लूड और नॉट। तो देखो, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ केयर इंक्लूडिंग एजुकेशन भी है, सर्विस, इंश्योरेंस एंड एक्टिविटीज लाइक रिलेटेड अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें इसमें क्या करेंगे, ये असिस्ट करेंगे, इसको कॉपरेट करेंगे। ठीक है, ये था इसका ऑब्जेक्टिव दोस्तों, कौन सी, आयुष्मान सहकार स्कीम का। अब इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्या है इस स्कीम के लिए। हम देखो वही पॉइंट टिक करेंगे दोस्तों जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो एग्जाम फोकस रखता है, जहाँ एग्जाम पूछता है और कहीं ना कहीं स्टूडेंट क्या करता है, उसको लैग करता है, छूट जाता है। ठीक है, कुछ ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं किसके, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के थ्रू, हमारे देश में जो है उसके थ्रू, या स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के थ्रू, उनको भी क्या, उनके लिए एलिजिबल है। वो ऐसे एलिजिबिलिटी है, वो क्या कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कुछ हेल्थ केयर एजुकेशंस हैं, लाइक जो एलिजिबल हैं इसको, क्यों, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी और पूरी तरीके से उनको गाइडेंस दी जाएगी इस स्कीम के थ्रू। और इसके कुछ साइलेंट फीचर हैं, हम देखते हैं। देखो, ये क्या है, ये स्कीम है, ये जो स्कीम है NCDC यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, इसको क्या करता है, तो इट इज ए स्कीम ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कॉपरेटिव्स ऑन होलिस्टिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एजुकेशन एंड सर्विस। तो आप समझ गए होंगे कि जो NCDC जो है क्या करेगी, इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस कराएगी, पैसे प्रोवाइड कराएगी, चाहे वो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है या एजुकेशन का है या सर्विस का है। देखो, NCDC कब एस्टेब्लिश हुआ, तो ये एक एक्ट हुआ था पार्लियामेंट का, उसके थ्रू इसको क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया था। कब, 1963 में। कब किया गया था, 1963 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। एंड इट इज ए स्टेटरी कॉरपोरेशन, क्या है, स्टेटरी कॉरपोरेशन बॉडी है दोस्तों, स्टेटरी कॉरपोरेशन बॉडी है। कौन, NCDC। NCD इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि NCDC पूछ सकता है, NCD के बारे में प्रीलिम्स में आ सकता है। और किस मिनिस्ट्री के अंदर में
आप नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जब आप डेवलपमेंट देखेंगे तो सोचेंगे हो सकता है ये किसी स्किल या किसी अदर मिनिस्ट्री के अंडर में हो, बट इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। मैं लिख लेता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। दोस्तों ये इस मिनिस्ट्री के अंडर क्या किया गया था, इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसके कुछ फंक्शन मैं बताता हूँ। एनसीडीसी इन्वॉल्व होता है आपको प्लानिंग कराने में, प्रमोट कराएंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और उसको फाइनेंस का भी प्रोवाइड कराएंगे। किसके लिए, जो कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो हमारे नेशनल लेवल पर प्रोग्राम हो रहे हैं, कौन से, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनमें ये प्लानिंग, प्रमोटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड फाइनेंसिंग, ठीक है, दीज फोर फैक्टर्स, एंड ये फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। लाइक जो एग्रीकल्चर या उसके एलाइड जो भी उससे रिलेटेड सेक्टर हैं उसमें क्या करें, उसकी रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। ठीक है दोस्तों, अब एनसीडीसी आयुष्मान सहकार फंड क्या है, वो पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि व्हाट इज एनसीडीसी आयुष्मान सहकार फंड। देखो ये जो फंड है दोस्तों, ये इट वुड एक्सटेंड टर्म लोन टू द ट्यून ऑफ 10,000 करोड़। ये जो फंड है इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, 10,000 करोड़ का इसमें क्या है, कॉर्पोस फंड है। इसमें लोन प्रोवाइड किया जाएगा, किसके लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, इंक्लूडिंग दोज फॉर्म बाई फ्रेश ग्रेजुएट, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जो अपना या मेडिकल फील्ड में है या किसी भी आयुष फील्ड में है या किसी भी ट्रेडिशनल फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए जो कि स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन इसमें इंक्लूड है, आयुष भी इंक्लूड है, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, ये लोन प्रोवाइड करेंगे। ये आयुष्मान सहकार फंड का जो कॉर्पस है वो कितना, 10,000 करोड़। इसकी वर्किंग कैपिटल एंड मार्जिन मनी क्या है, ये ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है ये तो, ठीक है। अब देखो लोन पीरियड कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ एक चीज़ और, इसमें 1% वेमेन मेजॉरिटी कोऑपरेटिव को क्या है, इंटरेस्ट सबवेंशन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। और 2 साल के लिए क्या होगा, ये इट विल प्रोवाइड लोन, इट विल फॉर बी 8 years इंक्लूडिंग 1-2 years मोराटोरियम। ये इसमें इंक्लूड है कि 1 से 2 साल का मोराटोरियम इंक्लूड है। और कुछ स्कीम है जैसे न्यू स्कीम्स होप टू प्रमोट, ये क्या करती है, इट प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप्स एमंग मेडिकल ग्रेजुएट्स। किसके बीच में, जो मेडिकल ग्रेजुएट हैं दोस्तों, मेडिकल ग्रेजुएट के बीच में ये क्या करेंगे, इसको प्रमोट कराएंगे। और ये स्कीम अलाइन करेगी सेल्फ विद द फोकस ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। किसके साथ, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, उसके साथ ये अलाइन करके काम करेगी। तो ठीक है दोस्तों, ये सारा था सहकारी स्कीम के बारे में और ये सारे सिस्टम मैंने बता दिया, आप एक बार और देख लीजिएगा, हेल्थ सिस्टम वगैरह को यह कवर करेगी। अब दूसरे रिसेंटली जो लॉन्च इनिशिएटिव है उसके बारे में बताते हैं। एक जो इनिशिएटिव है सेंट्रलाइज फॉर्म मशीनरी परफॉर्मेंस टेस्टिंग पोर्टल है। ये एक तरीके का ये क्या है, पोर्टल है दोस्तों, ठीक है। तो इस पोर्टल पर ये क्या करेंगे कि ये जो पोर्टल है फैसिलिटेट करेगा किस फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग एंड अप्लाइंग, कम्युनिकेटिंग एंड मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ टेस्टिंग ऑफ देयर मशीन्स इन ए सीमलेस मैनर। जो मशीन है उनके लिए क्या करेंगे, ये अप्लाई करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और प्रोग्रेस करेंगे। इसकी क्या है, इट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इन ए यूनिफाइड मैनर। समझ गए दोस्तों, ये क्या करेंगे, एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, एंड इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी of the testing institutes, thereby reducing testing time for various agriculture machines and equipments। तो ओवरऑल ये जो सेंट्रलाइज्ड फार्म मशीनरी परफॉर्मेंस टेस्टिंग पोर्टल है ये एग्रीकल्चर मशीन्स एंड इक्विपमेंट से ही रिलेटेड है। वो उनकी टेस्टिंग देखेंगे, उसका कम्युनिकेटिंग कैसा है, उसको फैसिलिटेट करेंगे। दूसरा आपका सहकार मित्र स्कीम ऑन इंटेंसिव प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं SIP। क्या बोलते हैं, SIP, ठीक है, SIP। तो ये जो है ये पेड इंटेंसिव प्रोग्राम है, किसके द्वारा चला गया है, NCDC के द्वारा, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। ध्यान रखना दोस्तों, ये पॉइंट टू बी नोटेड कि जो सहकार मित्र स्कीम इंटेंसिव प्रोग्राम है ये NCDC के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जो ग्रेजुएट किसमें, एग्रीकल्चर फील्ड में या उसके एलाइड सेक्टर में, उसके रिलेटेड सेक्टर में या IT सेक्टर में क्या है, ग्रेजुएट हैं, उनके लिए वो इंटेंसिव एलिजिबल है। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं हु आर परस्यूइंग फॉर, जो MBA डिग्री एग्री बिजनेस में कर चुके हैं या कॉपरेशंस या फाइनेंस या इंटरनेशनल ट्रेड में या फॉरेस्ट्री में या रूरल डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, इट विल ऑल्सो बी एलिजिबल। आप एक बार पॉज करके देख सकते हो खुद। तो सहकार मित्र स्कीम इज रिलेटेड टू किससे, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एरियाज
to be that peoples who has been graduate or who has pursuing the graduation in MBA degree in agri business corporation वगैरह वगैरह। तो इट इज़ कंप्लीट, यानी कि सहकार मित्र स्कीम आप समझ सकते हैं, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। NCDC का क्या है, ये फाइनेंशियल सपोर्ट देगा ओवर 4 मंथ के लिए, यानी कि इंटेंसिव पीरियड में आपको हो सकता है स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराए। इससे बेनिफिट क्या हो सकता है, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो प्रैक्टिकलिटी बेस पे देखेंगे उन चीज़ों को, ठीक है, किसके NCDC के अंडर में काम करेंगे, सीखेंगे, उस कोऑपरेटिव से सीखेंगे, और ये क्या करेंगे, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट्स को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, और नई तरीके से न्यू आइडियाज़, न्यू क्रिएटिविटी, न्यू इनोवेशंस लेके आएंगे। तो इससे बहुत सारे बेनिफिट हैं जो हमारे नए यंग जनरेशन है, युवास। देखो कुछ और स्कीम्स हैं जो न्यूज़ में, ठीक है दोस्तों। यह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी जा चुकी है। PM किसान, इसमें अब तक देखा जाए तो 33 लाख लोगों को बेनिफिट मिल चुका है, 33 लाख लोगों को, 33 लाख फार्मर्स को दोस्तों। और इसमें अब तक करीब 2326.88 यानी कि 8 करोड़ रुपए इस स्कीम के थ्रू दिया जा चुका है, यानी कि 2326.88 करोड़ रुपीज़, ठीक है दोस्तों। अब इसका ऑब्जेक्टिव मैं बता देता हूँ कि ये एक्चुअल में क्या है। देखो ये जो ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, देखो मेन क्वेश्चन पूछता है तो ऑब्जेक्टिव से ही पूछता है प्रीलिम्स एग्जाम में। तो ये प्रोवाइड कराएगा क्या, एक इनकम सपोर्ट, एक पैसे का, एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा उन फार्मर्स को जो एलिजिबल हैं, जिनके पास क्या है, लैंड होल्डिंग है, इनके पास अपनी खुद की कुछ ज़मीन है, ठीक है। उसके बाद कुछ सप्लीमेंट फाइनेंशियल नीड्स हैं जो फार्मर्स की, उनको भी एक प्रिक्योर करेगा। लाइक दिस कुछ वेरियस इनपुट्स हैं, इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ एज वेल एज डोमेस्टिक एक्टिविटीज हो सकती है वो, ठीक है, जो डोमेस्टिक नीड है उसको पूरा कराएगा, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराएंगे जो फार्मर्स इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके कुछ साइलेंट फीचर्स देखते हैं दोस्तों। साइलेंट फीचर क्या है, देखो ये एक सबसे पहली बात, 2 तरह की स्कीम्स होती हैं। नंबर 1 होती है सेंटर सेक्टर स्कीम, दूसरी क्या होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। ये भी स्पॉन्सर स्कीम होती हैं, तो ये सेम है, एक स्पॉन्सर होती है और एक सेक्टर स्कीम होती है। सेक्टर में स्कीम इज फंडेड फ्रॉम सेंटर, टोटली फंडेड फ्रॉम सेंटर, यानी कि 100% सेंटर उसको क्या करेगा, फंडेड करेगा। और स्पॉन्सर स्कीम में क्या होता है, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर उसको स्पॉन्सर करते हैं, सेंटर और स्टेट दोनों का पार्ट होता है, वो क्या होती है, स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, बहुत ध्यान रखने वाली है क्योंकि 100% फंडिंग होती है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो पूछेगा कि इट इज़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या सपोर्ट दिया जाता है, मैं आपको ओवरऑल बता दूं जल्दी कि इसको 6000 रुपये पर ईयर के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है और लैंड होल्डिंग एलिजिबल फार्मर्स के लिए या उनकी फैमिली के लिए। और ये 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, यानी कि पर इक्वल इंस्टॉलमेंट होगी 2000 एवरी 4 मंथ्स में, हर 4 मंथ में 2000 रुपये उनको दिए जाएंगे जो उसके लिए एलिजिबल हैं। और फंड जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू क्या होगा, भेजा जाएगा, DBT के थ्रू क्या हो जाए, उनके अकाउंट में भेजा जाएगा। और इसमें फार्मर्स खुद से क्या कर सकते हैं, सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। किसके थ्रू, वो होता है कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू फार्मर्स खुद सेल्फ रजिस्टर्ड हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और देखो इसकी डेफिनेशन क्या है फैमिली की, ये भी इसमें बताया गया कि जो डेफिनेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द स्कीम, इट इज हस्बैंड वाइफ एंड माइनर चाइल्ड। तो इसमें क्या होना चाहिए, एक हस्बैंड हो सकते हैं, माइनर चाइल्ड हो सकते हैं और एक वाइफ, यानी कि इसमें एडल्ट चाइल्ड इज नॉट इंक्लूडेड, दिस इज इंक्लूड फ्रॉम माइनर चाइल्ड। एंड इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज फार्मर्स फैमिलीज रेस्ट विद द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट्स। तो ये सारे लोग क्या होंगे, इसमें बेनिफिशियरी होंगे, ठीक है। अब देखो ऑल PM किसान बेनिफिशियरीज क्या हैं, उनको किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि जो KCC है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे क्या होगा, KCC का काम होता है कि वो किसानों को इजीली लोन मिल सकता है बहुत कम उस पर इंटरेस्ट पे, लाइक 4% का इंटरेस्ट होता है और बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लोन मिल सकता है उसकी अपनी क्रॉप पे, एनिमल पे, फिश वगैरह जो भी रेयरिंग वगैरह उस पर उसको करीब 4% पे उसको लोन मिल सकता है। अब एक और चीज़ है जो है PM किसान मोबाइल ऐप, इसका क्या काम है, देखो वो पूछ सकता है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सबसे बड़ी बात रिवीजन करना है, रिवीजन इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी। तो PM किसान मोबाइल ऐप का काम क्या है, ये लॉन्च किया गया था 1st एनिवर्सरी, यानी कि इसकी पहली एनिवर्सरी पे। ध्यान रखना वो एक सब ऑप्शन में डाल देंगे कि ये PM किसान मोबाइल ऐप कब लॉन्च किया गया, तो 2nd एनिवर्सरी या 1st एनिवर्सरी या इस तरीके से वो कंफ्यूज करेंगे।
तो फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ पीएम किसान टू ब्रॉडन द रीच ऑफ द स्कीम, पहली एनिवर्सरी पे इसको लॉन्च किया गया। इसका यूज़ क्या है, इसमें फार्मर्स अपने व्यू दे सकते हैं, अपने स्टेटस को बता सकते हैं अपने एप्लीकेशन के थ्रू, और अपडेट कर सकते हैं, और सबसे बेहद कैरी आउट कर सकते हैं उस चीज़ को, जैसे जो आधार कार्ड का लिंक है, आल्सो चेक हिस्ट्री ऑफ क्रेडिट टू देयर बैंक अकाउंट, और अपने बैंक अकाउंट की भी हिस्ट्री वगैरह चेक कर सकते हैं। एंड इट इज, कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस स्कीम से एक्सक्लूड, उनको बाहर रखा गया है, उसको क्या है, एक्सक्लूड रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ क्या क्या कुछ कैटेगरी हैं फार्मर्स की जो इससे बाहर रखी गई है। देखो कौन कौन को एक्सक्लूड कर रखा है, बाहर रखा है, जो ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हैं उनके लिए इससे बाहर रखा गया है इनको, जो ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स को। दूसरा, जो फार्मर फैमिलीज विच वन और मोर ऑफ इस मेंबर्स बिलोंग टू फॉलोइंग कैटेगरी, यानी कि एक या एक से अधिक मेंबर जो इन कैटेगरी से क्या रखता है, रिलेशन रखता है या इस कैटेगरी में आता है, वो इसको बाहर रखा गया उनको। जैसे कोई भी फार्मर यानी कि पुराना जो या प्रेजेंट होल्डर है जिस पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसको याद रखना, वो पूछ सकता है कौन कौन एलिजिबल है, कौन किसको एक्सक्लूड रखा गया है। ठीक है, तो जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनको इस एलिजिबिलिटी से बाहर रखा गया है। जो प्रेजेंट मिनिस्टर हैं या स्टेट मिनिस्टर हैं या फॉर्मर या प्रेजेंट मेंबर ऑफ लोकसभा हैं या राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या फॉर्मर एंड प्रेजेंट मेयर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से हैं या फॉर्मर एंड प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत हैं, इनको इस स्कीम से एक्सक्लूजन रखा गया, यानी एक्सक्लूड यानी कि बाहर रखा गया। दोस्तों कहाँ रखा गया, बाहर रखा गया। और भी लोग हैं जिसको एक्सक्लूड रखा गया। ऑल सर्विंग ऑफ रिटायर्ड ऑफिसर्स जो सेंटर और स्टेट में किससे हैं, लिंकअप हैं, उनको भी बाहर रखा गया है। या ऐसी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज या ऑफिस या डिपार्टमेंट जो पीएससी से काम करते हैं उनको बाहर रखा गया है। एक बार और देख लिया, जो एक्सक्लूड मल्टीटास्किंग स्टाफ जो क्लास 4 या ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ हैं, इनको भी इससे बाहर रखा गया दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे लोग हैं जिनको इससे बाहर रखा गया, या जिनकी पेंशन आ रही है, हुज मंथ पेंशन इज 10,000 और मोर, दे विल बी ऑल्सो बी एक्सक्लूडिंग फ्रॉम दिस स्कीम। ठीक है दोस्तों, ऑल पर्सन हु पेड इनकम टैक्स इन लास्ट असेसमेंट ईयर, उनको भी बाहर रखा गया है, जो पे करते हैं इनकम टैक्स। ठीक है, कुछ प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड आर्किटेक्ट्स, रजिस्टर्ड एंड प्रोफेशनल बॉडीज, इनको की क्या रखा गया, इस स्कीम से बाहर रखा गया है। तो ये था ऑल ओवर, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, आप एक बार और देख लीजिएगा और मैं उन्हीं पॉइंट्स को नोट कराएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये था आपका पीएम किसान। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये अगली स्कीम है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 न्यू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। देखो एफपीओज पे भी कई बार क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ चुका है। एफपीओज मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इस पर कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है। देखो ये जो है इसका जो रिलीज़ किया गया था जुलाई 2020 में, डेट याद रखना कि जुलाई 2020 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, मैं बता देता हूँ। 10,000 जो इसका है, 10,000 एफपीओ टू बी फॉर्म्ड इन 5 ईयर्स। उन्होंने कहा कि हम 10,000 एफपीओज को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे अगले 5 सालों में। कितने सालों में, 5 ईयर्स में, 2019 से 2024 के दौरान। ठीक है, जो कि क्या होंगे, इट इज़ इंक्लूड ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल फॉर फार्मर्स, जो इनके लिए इंक्लूड करेगी इकोनॉमिक लेवल, और ये सपोर्ट करेंगे ईच एफपीओज को, जो क्या है, इट शैल बी कंटिन्यूड फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम द ईयर ऑफ इंसेप्शन, उसको भी क्या करेंगे, ये सपोर्ट करेंगे। ठीक है, कुछ बेनिफिशरीज हैं लेकिन एग्रीगेशंस ऑफ स्मॉल मार्जिनल एंड लैंडलेस फार्मर्स, इसमें क्या है, बेनिफिट मिलेगा उनको, ये उनके लिए है तो लैंडलेस हैं या जिनके पास बहुत कम या मार्जिनल क्या है, लैंड, या बिल्कुल भी क्या है, क्या नहीं है, खेती नहीं है या शानी लैंड होल्डिंग्स नहीं है। ये भी क्या है दोस्तों, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 न्यू फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेंटर सेक्टर स्कीम है दोस्तों। ठीक है, दूसरा एफपीओ क्या है, इंक्लूड करते हैं फार्मर प्रोड्यूस कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। एफपीओज में वो लोग इंक्लूड होते हैं जो क्या होते हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं, एज वेल एज वो फार्मर कोऑपरेटिव, वो भी रजिस्टर होने चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर। कुछ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं लाइक एसएफएसी, एनसीडीसी, नाबार्ड, नाफेड, नारमाग, तमिलनाडु, सफेक वगैरह वगैरह।
और ये किसके अंडर काम करते हैं सारी चीज़ें, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, ये साइलेंट फीचर्स हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना। ठीक है, एंड IAS विल सेल बी क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, इनको भी क्या रखा गया है, इसमें पार्ट बनाया गया है, इनको भी लेवल होना चाहिए। एंड द CBBO इट विल कंसिस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट एंड इट विल सर्व टू ए प्लेटफॉर्म फॉर एंड टू एंड नॉलेज फॉर ऑल इशूज इन FPO प्रमोशंस। ठीक है, ये भी इसमें इंक्लूड रखा गया है। कुछ नाफेड वाले हैं, इट वुड फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड FPOs, और कुछ FPOs विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट 18 लाख यानी कि 18 लाख पर FPO फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यानी कि वो 3 साल के लिए क्या करेंगे, उनको 18 लाख पर FPO क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट। एंड एडिशन में क्या है, कुछ ऐसी मैचिंग है जो इक्विटी ग्रांट देंगी 2000 पर फार्मर्स मेंबर ऑफ FPO विद लिमिट यानी कि 15 लाख पर FPO, एंड क्रेडिट गारंटी मिलेगी इनको 2 करोड़ ऑफ प्रोजेक्ट लोन, जो अगर ऐसा है इट इज़ एलिजिबल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी टू FPOs। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसका जो डाटा है उसको ध्यान रखना। दूसरा क्या है, क्रेडिट गारंटी फंड है इसमें, ये भी क्या करेंगे, इट विल मेंटेन एंड मैनेज बाय नाबार्ड एंड NCDC। तो क्रेडिट गारंटी फंड को कौन मेंटेन करेगा, नाबार्ड एंड NCDs। वहीं क्या होगा, एटलीस्ट देखा जाए प्रमोट करने के लिए 15% ऑफ द टारगेट यानी 15% ऑफ द टारगेटेड FPOs एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में क्या करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे विद एटलीस्ट 1 FPO इन ईच ब्लॉक ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स। उनका कहना है कि भैया कम से कम एक FPO होना चाहिए किसमें, प्रत्येक ब्लॉक में डिस्ट्रिक्ट के। इनिशियली द मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर FPO इट विल बी 300 इन प्लेन एरियाज, एंड प्लेन एरिया में कितना होना चाहिए 300, और 100 होना चाहिए नियो नॉर्थ ईस्टर्न हिल एरियाज में। द नंबर कुड बी रिवाइज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि ये नंबर का डाटा कभी कभी पूछ लेता है। तो 300 मैम FPOs इन प्लेन एरिया और 100 इज इन नॉर्थ ईस्ट एंड हिल एरियाज। एंड FPO क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या करेंगे, इट विल प्रमोटेड बाई FPOs एंड प्रमोट स्पेशलाइजेशन एंड लेटर प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ब्रांडिंग एंड एक्सपोर्ट बाई FPO। तो सारी चीज़ें जो है मार्केटिंग हो ब्रांडिंग हो इसके द्वारा की जाएंगी। अब देखते हैं नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी क्या है। तो नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी हैज़ बीन एंगेज फॉर प्रोवाइडिंग ओवरऑल प्रोजेक्ट गाइडेंस, कोऑर्डिनेशन मिलेगा, कॉम्प्लाइशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू FPO मिलेगी, मेंटेनेंस ऑफ क्या होगा MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड मॉनिटरिंग पर्पज के लिए इसका क्या होगा, एनलार्जमेंट किया जाएगा, इसको एंगेज किया जाएगा। किसको, नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी को, जो क्या करेगी, ओवरऑल प्रोजेक्ट की गाइडेंस करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी, कंपाइलेशन करेगी इन्फॉर्मेशन का वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें किसके द्वारा की जाएंगी, NPMA के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये था यहाँ तक का सारा FPO जिनके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। आप एक बार और खुद से डिटेल कर लीजिएगा। अब देखते हैं PM फसल बीमा योजना क्या है। PM फसल बीमा योजना ये अब तक अपना जनवरी 2021 में दोस्तों 5 साल कंप्लीट कर चुकी है। जनवरी 2021 में इसके 5 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, PM फसल बीमा योजना का जो एम है वो क्या करना है, सपोर्ट करना है किसके लिए, सस्टेनेबल प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सपोर्ट करना, उनको सस्टेन रखने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराना। ये फाइनेंशियल सपोर्ट फार्मर के लिए, या क्रॉप लॉस हुआ है या डैमेज हुआ है उसकी वजह से उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्टेबलाइज करना उनकी इनकम को, फार्मर्स की इंश्योर करना उनकी कंटिन्यूएंसी को। ठीक है, एनकरेज करना फार्मर्स को किसके थ्रू, टू एडॉप्ट इनोवेशन एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो ये सारे काम किसके हैं, PM फसल बीमा योजना के कराएंगी। ये नहीं कि वो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस कराएगी, वो क्रेडिट वर्थनेस ऑफ फार्मर्स, क्रॉप डाइवर्सिफाइड या ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ दिस स्कीम। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। और उसके बाद देखते हैं कि इसका जो बेनिफिशियरी हैं सारे फार्मर्स हैं, इंक्लूड शेयर क्रॉपर्स हैं जो शेयर क्रॉप करते हैं, मतलब शेयर करते हैं, एंड टीनेंट जिन्होंने किराए पर यानी कि जिन्होंने किराए पर ज़मीन ले रखी है वो भी इसमें क्या है, बेनिफिशरीज हैं। ठीक है, वो फार्मर सारे जिन्होंने नोटिफाइड किया हुआ है उस एरिया को ड्यूरिंग द सीजन, हु हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द क्रॉप आर एलिजिबल, दे आर आल्सो एलिजिबल इन दिस स्कीम। इनिशियली देखा जाए तो ये कंपलसरी है
फॉर उन फार्मर्स के लिए जो लॉनी फार्मर्स हैं, नाउ इट हैज़ बीन मेड वॉलंटरी फॉर ऑल फार्मर्स इंक्लूडिंग लॉनी फार्मर्स। बट एक बात है, ये उनके लिए वॉलंटरी स्कीम है, नॉट मैंडेटरी। दिस इज वॉलंटरी स्कीम फॉर ऑल फार्मर्स इंक्लूडिंग लॉनी फार्मर्स, ठीक है। अब देखते हैं इसका साइलेंट फीचर क्या है। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है दोस्तों। मैंने अभी बताया था आपको दो तरह की स्कीम होती है, सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो दिस इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है ये स्कीम। क्यों? इसमें दो चीज़ें हैं, सेंटर प्लस स्टेट दोनों क्या करेंगे, अपना पार्टिसिपेशन देंगे फाइनेंशियल। अब देखो ये रिप्लेस किया इसने किसको, इट रिप्लेस द नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ये इंपॉर्टेंट है, वो कोई और स्कीम नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इट रिप्लेस दिस स्कीम, बट नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को रिप्लेस किया एंड मॉडिफाई किया किसको, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को, एंड रीस्ट्रक्चर किया किस पे, जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जो अभी भी कंटिन्यू है, उसको क्या किया इन्होंने, मॉडिफाई किया। इसका कवरेज ऑफ क्रॉप क्या है, देखो वो सारी क्रॉप इसमें कवर की जाएंगी दोस्तों। जैसे कुछ सेरल्स हैं जो मोटे अनाज हैं, मिलेट्स है, पल्सेस हैं, ऑयल सीड, एनुअल कॉमर्शियल, एनुअल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, पायलट फॉर कवरेज है, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, हॉर्टिकल्चर है या कॉमर्शियल क्रॉप है। इट इज स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी फॉर यील्ड एस्टिमेशन इज अवेलेबल। अब रिस्क क्या है और उस एक्सक्लूजन क्या क्या है, तो रिस्क देखते हैं। इसका बेसिक कवर क्या है, इसका जो कवरेज ऑफ रिस्क मेंशन है ये क्या है, मैंडेटरी है। ये स्कीम प्रोवाइड कराएगी यील्ड लॉसेस, जो क्या होगा, सोइंग टू हार्वेस्टिंग, बोने से लेके फसल आप काटोगे तब तक क्या कराएगी, ये आपको क्या कराएगी, कवर प्रोवाइड कराएगी। एंड इट इज बेस्ड अप्रोच बेसिस ड्यू टू नॉन परमानेंटेबल एंड रिस्क लाइक ड्रॉट से, यानी कि सूखे से अगर ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ड्राई स्पेल से, फ्लड से, इनउंडेशन से, वाइड स्प्रेड पेस्ट से, या डिजीज अटैक हुआ, या लैंडस्लाइड से, या नेचुरल फायर ड्यू टू लाइटिंग, स्टॉर्म, हेलस्टॉर्म एंड साइक्लोन, इनकी वजह से अगर ऐसा हुआ है, नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क है, तो क्या मिलेगा उसको, पूरा कवर, उसको कवर किया जाएगा, कवर यील्ड लॉस पूरी तरीके से उसको कवरेज दिया जाएगा। एड ऑन कवरेज क्या है, कवरेज ऑफ रिस्क मेंशन्ड है किसमें, दिस कैटेगरी इज नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं कि जरूरी है कि यही कवरेज मिला जाए। इसमें क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज है, या इन कंसल्टेशन विद द स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन क्रॉप इंश्योरेंस से क्या किया जाएगा, कंसल्ट किया जाएगा। और ये क्या करेगी, ये इट मे प्रोवाइड कवरेज फॉर प्रिवेंटेड सोइंग, प्लांटिंग, जर्मिनेशन रिस्क। तो ये क्या कराएगी, उसको प्रोवाइड कराएगी उस कवरेज को जो हुआ है। एंड मिड सीजन एडवर्सिटी या पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होगा, यानी कि अर्लियर दिस वाज पहले ये मैंडेटरी था बट एट दिस टाइम दिस नॉट मैंडेटरी, या लोकलाइज कैलेमिटीज़ की वजह से हुआ है, अटैक बाई वाइल्ड एनिमल की वजह से हुआ है, तो क्या होगा, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी एट दिस टाइम। जनरल एक्सक्यूजन का है, कुछ लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ वॉर या न्यूक्लियर रिस्क या मैलिशियस डैमेज होता है या कुछ प्रिवेंटेबल रिस्क हैं, उनको इससे बाहर रखा गया है। दोस्तों ध्यान रखना, कुछ ऐसे रिस्क हैं इनको इससे बाहर रखा गया है। ये जनरल एक्सक्लूजन, क्योंकि एक्सक्लूजन पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अराइजिंग आउट ऑफ वॉर एंड न्यूक्लियर रिस्क, मैलिशियस डैमेज या अदर प्रिवेंटेबल रिस्क शैल बी एक्सक्लूडेड। अब एरिया अप्रोच बेसिस देख लो, ये जो दिस प्रिंसिपल इज क्या होगा, एज्यूम दैट ऑल फार्मर्स इन ए नोटिफाइड एरिया इंश्योरेंट क्या इज दैट एज इंश्योरेंस यूनिट फेस सिमिलर रिस्क फॉर ए नोटिफाइड क्रॉप। दिस IU यानी कि इंश्योरेंस यूनिट नोटिफाइड बाय द स्टेट यूनियन टेरिटरी या विलेज पंचायत फॉर मेजर क्रॉप्स और अबव विलेज पंचायत फॉर अदर क्रॉप्स। तो ये जो एरिया है अप्रोच बेसिस, ये प्रोवाइड किया जाएगा किसके द्वारा, इंश्योरेंस यूनिट के द्वारा। रेट ऑफ प्रीमियम पेबल बाय द फार्मर्स, देखो तो ये क्या है, खरीफ की जो फसल है और रबी, इन सारी फसलों पर क्या रेट दिया जाएगा, रेट ऑफ प्रीमियम दिया जाएगा। ठीक है, देखो 2% ऑफ सम इंश्योर्ड और एक्यूटेरियल रेट होगा, जो या इससे कम भी हो सकता है, विच इज यर लेवल 2% ऑफ सम इंश्योर्ड केस। ठीक है, खरीफ की फसल में। रबी में क्या होगा, 1.5% ऑफ सम इंश्योर्ड और एक्चुअल रेट जो विच एवर इज लेस। ठीक है, कॉमर्शियल में 5% में लगा यही रेट। तो क्या है, खरीफ में 2% है और रबी में 1.5% है और कॉमर्शियल या हॉर्टिकल्चर में 5% है। अब सेंट्रल की तरफ से क्या सब्सिडी है देखते हैं।
इनिशियली देखा जाए तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट और सेंटर इट वाज 50-50, यानी कि 50-50 बेसिस पे ये था। उसके बाद इट वाज री स्ट्रक्चर 2020 में इसको दोबारा रीस्ट्रक्चर किया एंड नाउ द सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कंट्रीब्यूशन इज अप टू। उसके बाद सेंट्रल ने अलग से एक रीस्ट्रक्चर करने के बाद इसमें डिसाइड किया कि भैया 30% फॉर